तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की मूल स्थापनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि क्रोचे जो हैं एक कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है, इनका नाम है। और अभिव्यंजनावाद इस शब्द से शायद आप लोग परिचित ना हो, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए अभिव्यंजनावाद का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दो लोग बारिश में बैठे हैं, मतलब बरामदे में बैठे हैं, बारिश देख रहे हैं। एक ने कहा कि बारिश हो रही है, दूसरे ने कहा कि बारिश तो हो रही है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है जैसे बादल खुशी के आंसू बरसा रहा हो। तो दो व्यक्ति हैं, दोनों का अपना अपना मत है। मतलब उसके मन में जो बातें आई, जो भावना जागृत हुई, उसने उसको बता दिया, ठीक है। तो एक ने कहा कि बारिश हो रही है, सिंपल घटना को बता दिया कि क्या घट रहा है। लेकिन एक ने क्या कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुशी के आंसू बरसा रहा हो। तो ये दूसरे वाले व्यक्ति की मन की अभिव्यक्ति है। इसी को अभिव्यंजनावाद कहा गया है। मतलब सिर्फ घटना को न बताना, बल्कि अपने मन से, कवि के मन में जो चीजें चल रही हैं या फिर किसी के भी मन में जो चीजें चल रही है, घटना को ना बताकर उसके बारे में उसकी जो फीलिंग्स है, जब उसको बताया जाए तो उसको कहा जाता है अभिव्यंजनावाद। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के ऊपर मुझे किसी ने बताया कि सर अगर आप इस पे वीडियो बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, मैं एक वीडियो के माध्यम से सारे लोगों का ही भलाई चाहता हूँ। तो भूमिका के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि ये इटली के रहने वाले लेखक हैं, क्रोचे, ठीक है। तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला को समझने का एक बहुत ही आंतरिक और आत्म केंद्रित तरीका है। इटली के दार्शनिक हैं ये, बेनेडितो क्रोचे कहते हैं, ठीक है। बेनेडितो क्रोचे कहते हैं कि सच्ची कला बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि कलाकार के मन और आत्मा में जन्म लेती है। बिल्कुल सही बात है। सच्ची जो कला होती है, आप भी अगर आप किसी, मान लीजिए आप किसी चीज को बनाना जानते हो, ठीक है, और उसको सिर्फ परफेक्ट आप ही बना सकते हो, तो ये आपके मन की, मतलब आपके अंदर है ये क्वालिटी, ठीक है। तो सच्ची कला जो होती है वो किसी भी अ, कलाकार जो है उसके अंदर होती है, ना कि बाहरी, ठीक है, ना कहीं, मतलब ना ही बाहर से दिखाई देती है। क्रोचे का मानना था कि कला एक मानसिक क्रिया है। जब कोई कलाकार कुछ देखता है, सुनता है या महसूस करता है, तो उसके मन में एक अखंड आंतरिक रूप बनता है। यही आंतरिक रूप या अनुभूति ही कला है, ठीक है। कहा गया है कि मूल स्थापनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे मुख्य जो स्थापनाएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है, कला का मूल तत्व सहजानुभूति है। मतलब आसान शब्दों में अगर हम लोग समझें तो ये देखिए, आसान अर्थ लिखा हुआ है कि कला की शुरुआत अचानक होने वाले सीधे बोध से होती है। कला जब भी बनता है अचानक ही मतलब होती है, ठीक है। आपके मन में अगर कोई चीजें उभरती है, वो भी कला ही है, वो अचानक ही निकलती है, ठीक है। जैसे आपने कोई सुंदर दृश्य देखा और आपको तुरंत एक अखंड एहसास हुआ, ठीक है। एक ऐसा एहसास हुआ जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। यह एहसास ही सहजानुभूति है। मतलब सहज में ही अनुभूति हो गई आपको, अचानक, ठीक है। इसमें दिमाग को लगातार विश्लेषण करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब दिमाग उसमें लगाना पड़ता ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो क्रिएशन आपके माइंड से निकल जाता है। सहजानुभूति दूसरा है। सहजानुभूति और अभिव्यंजना एक ही है। अब देखिए, साधारण अर्थों में अगर समझें तो अभिव्यंजना का मतलब तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आप लोगों के मन की जो भावें हैं वही है। तो सहजानुभूति मतलब सहज में जो अनुभूति होती है, वो दोनों बातें एक ही है। वही कहा गया है कि क्रोचे कहते हैं कि जब आपको कोई सहज बोध होता है, मान लीजिए कोई भी चीज अगर आपको अचानक सहज ही लगता है, तो वो उसी क्षण आपके मन में अभिव्यक्त हो जाता है, आपको वो बातें पता लग जाती है। तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी आपके मन में जो स्पष्ट रूप बना वही आंतरिक अभिव्यंजना है। आंतरिक मतलब आपके भीतर की अभिव्यंजना है। कला केवल आंतरिक क्रिया है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर बिंदु में निकल कर आता है कि कला जो है केवल आंतरिक क्रिया है। देखिए आसान शब्दों में कि कला तब पूरी हो जाती है जब कलाकार की चेतना में अभिव्यंजित हो जाती है। इसके लिए चित्र बनाना, गाना लिखना या मूर्ति तराशना जरूरी नहीं है। बाहरी काम तो बस कला को दूसरों तक पहुंचाने का एक अतिरिक्त कदम है। बिल्कुल, अगर मेरे मन में कोई कविता लिखना अगर मैं कोई कविता लिखना चाहता हूँ तो मेरे मन में पहले से कविता है,
लेकिन अगर मुझे मतलब लोगों तक पहुँचाना है तब बाहरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कलम की, कागज़ की, वही बातें हैं, ठीक है? तो देखिए अगले बिंदु में कि सौंदर्य आंतरिक अभिव्यक्ति की सफलता है। ये देखिए, आसान शब्दों में समझिए कि कोई चीज़ इसलिए सुंदर नहीं है कि वो बाहर से कैसी दिखती है। ध्यान से समझिए ये बात, फिर से मैं पढ़ता हूँ कि कोई चीज़ इसलिए सुंदर नहीं है कि वह बाहर से कैसी दिखती है, बल्कि इसलिए सुंदर है कि कलाकार ने उसे अपने मन में कितनी सफलता से अभिव्यक्त किया है। बाहर से कैसी दिखती है ये बात अलग है, लेकिन कलाकार जो था वो अपने मन में कितनी सफलता से उसको अभिव्यक्त किया है, अपने मन में उसको किस तरह से वो गढ़ा है, बनाया है। सुंदरता बाहर की वस्तु में नहीं बल्कि आंतरिक बोध में होती है। सुंदरता हमें हम तो ज़्यादातर मतलब जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बाहरी चीज़ें सुंदर होती हैं, बाहरी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन सुंदरता कहाँ है? आंतरिक बोध में होता है। अगला बिंदु है कला अखंड और अविभाज्य है। ये भी आसान शब्दों में समझिए कि क्रोचे कला के भेदों जैसे कविता, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला को नहीं मानते। क्रोचे इन सारी कलाओं को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कला का आंतरिक तत्व अभिव्यंजना मतलब सब में एक ही है। चाहे कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, लेकिन अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो सब कुछ एक ही है। जैसे कि आपके आंतरिक बातें उभर कर आती हैं, आपके मन की बातें निकलती हैं। आप अगर आप किसी को कुछ बताते हो तो आपने पहले उसको सोच लिया है, तब जाकर आपने किसी को बता रहे हो। इसलिए कला को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसके अंदर ही है। बाहरी दिखावा वो हो सकता है, दिखा सकता है किसी को, लेकिन बांट नहीं सकता। ठीक है? विषय वस्तु का सुंदर या कुरूप होना मायने नहीं रखता। अब ये देखिए, मतलब कोई भी चीज है, जैसे कि कलाकार किसी विषय को चुनता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो किसी कुरूप या भयानक चीज को भी अपने मन में सफलतापूर्वक और ईमानदारी से अभिव्यक्त कर पाता है तो वो भी एक महान कलाकृति बन जाएगी। मतलब कोई भी चीज है, वो बाहर से अगर अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कोई जो कलाकार है वो सोच ले कि इसको अच्छा दिखाया जा सकता है, तो उसमें भी सुंदरता दिखाई देगी। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है? अगर कोई मूर्तिकार सोच ले कि इसको मूर्ति बनाया जा सकता है, इसमें भगवान को बनाया जा सकता है या फिर किसी भी पिक्चर को उसमें दिखाया जा सकता है, तो वो उसमें काट-छाँट कर दिखा सकता है। तो जो पत्थर हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए उसको भगवान बना दिया गया या फिर कोई नेचुरल चीज़ें बना दी गई। जब हम लोग उसको देखेंगे तो बोलेंगे वाओ! कितना सुंदर बनाया हुआ है। लेकिन वो बन पत्थर में बनने से पहले कवि के मन में या फिर कलाकार के मन में वो सारी चीज़ें बन चुकी होती है। ठीक है? कला एक प्रकार का ज्ञान है। बिल्कुल ये सारी बहुत आसान बात है कि कला जो है एक प्रकार का ज्ञान है, हर एक के पास नहीं होता। तो क्रोचे ज्ञान को 2 हिस्सों में बाँटते हैं। पहला है सहज बोध, मतलब कहते हैं कि आसानी से समझ में आ जाता है जो कला है, और दूसरा है तर्क, बुद्धि, बोध, जैसे जो विज्ञान या दर्शन की बात करते हैं। कला भी जीवन को समझने और जानने का एक सीधा तरीका है। कला जो है जीवन को जानने और समझने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। अभिव्यंजना के लिए बाहरी माध्यम अनावश्यक है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि देखिए, कलाकार को अपनी आंतरिक अभिव्यंजना को व्यक्त करने के लिए कागज, रंग या पत्थर जैसे भौतिक साधनों की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। कोई भी कलाकार है, उसको मतलब अपनी कला को बाहर दिखाने के लिए क्रोचे का मानना है कि कोई भी कलाकार हो, अपनी कला को बाहरी लोगों तक दिखाने के लिए उसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कला तो आत्मा में ही पूर्ण हो जाती है, इनका कहना है। अगला बिंदु है कला का उद्देश्य संप्रेषण नहीं। देखिए, कला का उद्देश्य संप्रेषण नहीं, मतलब आसान अर्थों में अगर समझें तो क्रोचे कहते हैं कि कलाकार का पहला उद्देश्य ये नहीं कि वो अपनी कला को दूसरों तक पहुँचाए या उन्हें खुश करे। क्रोचे का कहना है कि जो कलाकार है उसके मन में जो अनुभूति चल रही है, जो वो बनाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों तक पहुँचाना चाहता है या फिर वो किसी और को खुश करना चाहता है। कला तो स्वयं कलाकार के लिए है। कला किसके लिए है? स्वयं कलाकार के लिए है, जो आंतरिक रूप से संतुष्ट होने के लिए सृजन करता है। अपने अपने आप को खुश करने के लिए, अपने अंतर्मन को खुश रखने के लिए वो नई चीज़ें बनाता है। इसलिए कला जो है स्वयं कलाकार के लिए है। कला और नैतिकता या फिर उपयोगिता का कोई संबंध नहीं है। देखिए, कला को अच्छा या बुरा उसकी नैतिकता के आधार पर नहीं आंका जा सकता। क्रोचे कला कला के लिए सिद्धांत के समर्थक थे। मतलब कला जो है कला के लिए है।
तो कला का काम किसी को उपदेश देना या कोई व्यवहारिक उपयोगिता साबित करना नहीं है। कला जो है, आपके अंदर जो टैलेंट है, वो किसी उपदेश, मतलब उसके ऊपर कोई उपदेश देना आप, या फिर उसके बारे में कोई उपदेश देना, या फिर कोई व्यवहारिक उपयोगिता, उसको व्यवहारिक तौर पे उसको व्यवहार किया जाए, ऐसा साबित करना कला का काम नहीं है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला को स्वतंत्र, व्यक्तिगत और आंतरिक प्रक्रिया बनाता है। यह कलाकार की रचनात्मक चेतना को सर्वोच्च मानता है और कला को बाहरी नियमों, नैतिकता या भौतिक रूप से मुक्त कर देता है। संक्षेप में अगर कहें तो क्रोचे के लिए जो आंतरिक रूप से अभिव्यक्त हुआ, वही सच्ची कला है। मतलब आपके मन में जो क्रिएटिविटी आई किसी चीज को लेकर, वही सच्ची कला है। ठीक है, मतलब नई क्रिएटिविटी होना ही सच्ची कला है क्रोचे के हिसाब से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मतलब पूरा वीडियो वॉच करने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मुझे कमेंट में किसी ने बताया था कि सर मतलब MHD5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि आप लोगों को मतलब जो मेरा प्लेलिस्ट है उसको एक बार अगर आप लोग वॉच कर लेते हैं तो इस बार के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं थोड़ा व्यस्त होने के कारण आप लोगों को PDF नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं दे पा रहा हूँ। अगर किसी को ये PDF चाहिए, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर किसी को ये PDF चाहिए, लगभग इसमें 200 से ज़्यादा ही PY मतलब पेज होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें 200 से ज़्यादा पेजेस होंगे। तो इसको आप लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए छोटा सा अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा। सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको पेमेंट करके भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उसके लिए पेमेंट करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।